नमस्कार। अभी जो करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, इस करंट अफेयर की सीरीज में हम लोग आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखने वाले हैं। उससे पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना ये है कि करंट अफेयर की जो केजीएस पब्लिकेशन की तरफ से बुक अवेलेबल होती है वो आप ई स्टोर से जाकर के परचेज कर सकते हैं। आप ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं। बहरहाल तो हम लोग यहाँ पर आज जो दो टॉपिक्स देखने वाले हैं, ये दो टॉपिक्स हैं जिसमें पहला टॉपिक हम लोग बात करेंगे निसार के बारे में, और दूसरा टॉपिक जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं साइबर स्पेस तथा एम्फीबियस। इन दो टॉपिक्स के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे टॉपिक में जो चीज़ें हमें देखनी है वो हम लोग इस मैगजीन की सहायता से पहले देखते हैं, और उसके बाद फिर जो भी इनका पर्सपेक्टिव हो सकता है करंट अफेयर को लेकर के, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित हमारे पास जो चर्चा का विषय है वो है निसार उपग्रह मिशन। देखिए, निसार में जो एन यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, ये रिप्रेजेंटेशन है या प्रतिनिधित्व करता है नासा का। आई जो रिप्रेजेंटेशन है वो प्रतिनिधित्व करता है इसरो के लिए। और यहाँ पर एस एस का मतलब है सिंथेटिक यानी कृत्रिम अपर्चर रडार। तो जब नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, तो इस चर्चा के विषय में एक दो बातें जो हमें समझ करके चलनी चाहिए। पहला है कि रडार का मतलब क्या है और ये किस काम को करने वाला है। रडार का फुल फॉर्म अगर हम लोग देखें तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग से संबंधित होता है। मतलब यहाँ पर रेडियो वेव्स को कुछ इस प्रकार से प्रयोग करना है कि आप उसकी डिस्टेंस को भी ऑब्जर्व कर पाएं, और डिस्टेंस के साथ साथ जो भी पर्सपेक्टिव रेडियो वेव के तौर पर हो सकते हैं उन सारी चीजों को पहचान सके। ठीक है। अब जब रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करना चाहते हैं तो दो बातें हैं। पहली बात यह है कि ये जो एक सैटेलाइट हम लोग भेजने वाले हैं ये है आपकी अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट यानी भू सर्वेक्षण उपग्रह, जो आपके पूरे के पूरे पृथ्वी का सर्वेक्षण करेगी। लेकिन अगर कोई ने भी सैटेलाइट पूरी पृथ्वी का सर्वेक्षण करने वाली है तो सामान्य तौर पर इसे पृथ्वी की निचली कक्षाओं में प्रक्षेपित किया जाता है, और ये सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट या फिर पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट एसएसपीओ या पीएसएसओ में प्लेस की जाने वाली है। अब इससे देखिए होता यह है कि जब भी कभी हम लोग 400 से 600 किलोमीटर की रेंज पृथ्वी की सतह से कोई सैटेलाइट को प्लेस करते हैं और वो अगर वहां से इमेजिंग का काम करे, इमेजिंग का मतलब चित्रण का काम करेगी, तो कई बार क्या होता है ना कि जब हम पृथ्वी की सतह पर बैठे हुए होते हैं तो पृथ्वी की सतह पर बैठ करके हमें चीजों की उतनी नॉलेज या इंफॉर्मेशन नहीं पता चल पा रही होती है। तो कई बार चीजों को हम लोग थोड़ा दूर से देखें तो हमारे लिए वो चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं, और आसान होने के साथ साथ समझ में भी आने के लिए परखना रिसर्चर्स के लिए या फिर जो अनुसंधान करता है उनके लिए भी ये चीजों को पढ़ना और समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि आपके पास डेटा कलेक्शन ज्यादा होता है। इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए मृदा के लिए और जल के स्तर को समझने के लिए और साथ साथ जितनी भी बर्फ की चादरें या हिमनद जितनी भी स्थापित हैं, इनके अध्ययन के लिए नासा और इसरो दोनों ने एक साझा प्रयास किया है जिसका नाम रखा गया है निसार। अब होता ये है कि जब भी कभी हम लोग चित्रण के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में सामान्य तौर पर यही एक टॉपिक निकल करके आ रहा होता है कि भाई चित्रण का मतलब है तो कोई ना कोई कैमरा होगा। तो ये हमेशा आवश्यक नहीं होता कि वो कोई ना कोई प्रकार का कैमरा होगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कुछ विशेष प्रकार की तरंगें होती हैं जो सामान्य तौर पर रेडियो तरंगों के तौर पर काम कर रही होती हैं।
अब इन रेडियो तरंगों का जब प्रयोग किया जाता है तो इसमें सामान्य तौर पर जो निसार प्रोजेक्ट भेजा जा रहा है, इस निसार प्रोजेक्ट में सामान्य तौर पर एल बैंड और एस बैंड के बारे में काम करना है, या एल बैंड और एस बैंड को रिलेट करके हमें काम करना है। ये एल बैंड की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है ये 1 से लेकर के 2 गीगाहर्ट्ज तक होती है, जबकि इसकी तरंग दैर्ध्य अथवा वेवलेंथ जो है वो आपकी 15 से लेकर के 30 सेंटीमीटर तक के मध्य होती है। जैसा कि हमें इस बात को समझना चाहिए कि जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति होती है सामान्य तौर पर, वो तरंग दैर्ध्य के सामान्य तौर पर व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आप इस चीज को आप इस पूरे के पूरे चार्ट के माध्यम से देख पाएंगे या समझ पाएंगे कि जैसे जैसे यहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही होगी वैसे वैसे यहाँ पर वेवलेंथ घटती जा रही है। ठीक है, अब इसका देखो फर्क क्या पड़ता है कि जिस तरंग का तरंग दैर्ध्य जितना अधिक होगा वो तरंग उतना दूरी तक ट्रैवल करके जा सकती है, और जिस तरंग का तरंग दैर्ध्य कम होगा और आवृत्ति अधिक होगी तो वो पेनिट्रेट तो अधिक कर सकती है, लेकिन उसकी जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगी वो ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब जब हम कभी भी यहाँ पर जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे एल बैंड की और एस बैंड की, तो एल बैंड और एस बैंड का प्रयोग करके जो रडार है वो इन सारी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है। ये जो प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा सामान्य तौर पर 5 वर्षों के लिए लॉन्च किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, अभी अगर सारी इंफॉर्मेशन को आप कैलकुलेट करना चाहें या चेक करना चाहें तो ये 30 जुलाई 2025 को इसरो और नासा के संयुक्त प्रयास से विकसित निसार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। अब देखो दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि जब भी आप कभी इसे स्टेट पीसीएस के दृष्टिकोण से पढ़ना चाहेंगे तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है डेट वाइज या कहां से इसका प्रक्षेपण किया गया ये होना जरूरी है। और अगर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आप कैलकुलेट करना चाहेंगे तो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है कि भाई जो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का काम है, ये रडार जो इस्तेमाल हो रहा है ये कौन कौन से बैंड में काम करेगा, तो आंसर इज एल और एस बैंड में काम करने वाला है। और अगर यहीं पर हम लोग बात करें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के हिसाब से तो ये डेट वाली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को भी पूछेगा। साथ साथ जो यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करेगा ये क्वेश्चन फ्रेम करेगा सामान्य तौर पर आपका ऑब्जेक्टिव या फिर उद्देश्य को लेकर, जहां पर ऑब्जेक्टिव को अगर आप डिफाइन करें जा करके तो ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करने के लिए भूमि, बर्फ और वनस्पति आवरण में हो रहे जो परिवर्तनों की निगरानी की जा रही है। भाई आपके कोई भी चेंज होगा तो उसका रिस्पॉन्सिविटी या रिस्पॉन्स अलग अलग हो ही जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी और हमारी बॉडी में जब कभी डायग्नोसिस के बारे में बात की जाती है तो कई प्रकार की वेव्स को इंसर्ट कराया जाता है, कई प्रकार की तरंगों को इंसर्ट कराया जाता है, उसका पर्सपेक्टिव अलग होता है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि भाई अगर हमारी बॉडी में कोई डिफॉर्मिटी होगी, कोई विकृति होगी तो उसका पर्सपेक्टिव अलग हो जाएगा। परिणाम स्वरूप होता यह है कि इसी प्रकार की जितना भी रिस्पॉन्स होता है ये आपके जो भी चेंजेस होते हैं वो चेंजेस से बहुत इजीली विजिबल होता है। और सामान्य तौर पर यहाँ रेडियो फ्रीक्वेंसी का ही यूज करके हम लोग इसका आगे बढ़ रहे होते हैं। तो अब अगर यहीं पर थोड़े से और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के तौर पर नासा ने तो इस प्रोजेक्ट को 2008 में ही स्टार्ट कर दिया था, बट इसरो जो था वो इस प्रोजेक्ट से 2012 में जुड़ा। 2014 में दोनों एजेंसियों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर के बाद निसार जो मिशन है इसका संयुक्त विकास प्रारंभ हुआ। अब ये वाला जो इंफॉर्मेशन होता है कि कितना किलोग्राम वगैरह है ये बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सिचुएशन होती है कि आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहां से ये यूपीएससी भी क्वेश्चन डाल सकता है। अब जैसे इसमें यहां पर लिखा हुआ है एफ, और आप अगर कभी किसी और लॉन्च व्हीकल के बारे में बात करते हैं तो जैसे पीएसएलवी के बारे में अगर मैं बात करूं तो पीएसएलवी में कभी भी अगर लिखा हुआ होता है तो सामान्य तौर पर पीएसएलवी में इस्तेमाल किया जाता है शब्द सी, या जो अल्फाबेट इस्तेमाल होता है शी। तो इसका मतलब यहां पर ये एफ का मतलब होता है ऑपरेशनल फ्लाइट, जबकि ये सी का मतलब होता है यहां पर
कमर्शियल और सामान्य तौर पर कमीशन्ड फ्लाइट। तो ये कई बार जो छोटे छोटे शब्द होते हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट वन हो जाता। और एक और अगर फैक्ट के तौर पर देखा जाए तो ये 18वीं उड़ान है तथा इसमें एक शब्द इस्तेमाल किया गया है इस पूरे के पूरे करंट अफेयर्स में कि क्रायोजेनिक इंजन। तो बेसिकली ये जो छोटी छोटी बातें हैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ये संघ लोक सेवा आयोग के लिए थोड़ी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे अगर हम क्रायोजेनिक की बात करें तो क्रायोजेनिक एक तापमान होता है, एक तापमान की रेंज है क्रायोजेनिक। सामान्य तौर पर होता ये है कि जैसे गर्मियों में या बरसात के समय पर हम अपने घर में कुछ भी भोजन वगैरह पकाते हैं, तो भोजन वगैरह पकाने के पश्चात होता ही है सब कि कई बार हम सुबह पका लेते हैं और उसी को शाम में खाना चाहते हैं। तो इसको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग सामान्य तौर पर रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करते हैं। होता यह है कि जब तापमान कम होता चला जाता है तो जितनी भी जैविक गतिविधियां होती हैं बैक्टीरिया यानी जीवाणु वगैरह की या और किसी की भी, तो ये सारी जैविक गतिविधियां तुलनात्मक रूप से कम हो जाती हैं। जितना तापमान कम करते चले जाएंगे उतनी ये गतिविधियां कम होती चली जाएंगी, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि ये गतिविधियां लगभग लगभग फ्रीज हो चुकी होंगी या समाप्त हो चुकी होंगी। वो तापमान जिस पर पूरे विश्व में जितनी भी आपके पास सूक्ष्म जीव हैं, जितने भी स्थूल जीव हैं, सभी की जैविक गतिविधियां फ्रीज हो जाती हों, उस तापमान को सामान्य तौर पर हम क्रायोजेनिक तापमान कहते हैं। इस तापमान पर कुछ पदार्थों का अगर प्रयोग किया जाए ईंधन के तौर पर, तो ये जो ईंधन होता है इस पर कुछ पदार्थ जो होते हैं वो बिल्कुल क्रिटिकल फॉर्मेट में रिस्पॉन्स करते हैं या उनका जो एफिशिएंसी है वो कई गुना तक अधिक बढ़ जाती है। तो इसलिए हम लोग क्रायोजेनिक तापमान या क्रायोजेनिक इंजन के बारे में काफी कुछ बातें करते रह रहे हैं। इसकी जो सामान्य तौर पर रेंज स्टार्ट होती है वो -150 डिग्री सेंटीग्रेड से तो स्टार्ट होती है ये रेंज। और फाइनली होता ये है कि जब हम इसे इस्तेमाल करना चाहें तो सामान्य तौर पर जो हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, लेकिन ये होना चाहिए द्रवीय अवस्था में, ये भी होना चाहिए द्रवीय अवस्था में। और जब ये दोनों ईंधन द्रवीय अवस्था में होने चाहिए तो इसका तापमान या तो -183 डिग्री सेंटीग्रेड या -196 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर -204 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम करना चाहिए। अब भारत क्या है कि भारत में जो जीएसएलवी है, जीएसएलवी एकमात्र अभी तक ऐसा प्रक्षेपण यान है जो क्रायोजेनिक ईंधन पर आधारित है, किंतु अभी तक ये बहुत सफल हो नहीं पाया है। उसका भी एक तार्किक कारण क्या है? उसका तार्किक कारण ये है कि भारत जैसे देश में जहां हम बात करते हैं तो मौसम जो है उसमें एक्सट्रीमिटीज पाई जाती हैं, मतलब बहुत विषमताएं पाई जाती हैं। अब जैसे गर्मियों में हम बात करें तो कई बार कई स्थानों पर 50 डिग्री तापमान की बात करी जाती है, और सर्दियों में अगर बात करें तो कई बार माइनस तक में तापमान पहुंच जाता है। तो अब इस परिस्थिति में अगर ग्रीष्म ऋतु में हम लोग क्रायोजेनिक तापमान को प्राप्त करना चाहेंगे तो आप सोचिए 50 डिग्री प्लस वाला और -200 डिग्री, तो मतलब -250 डिग्री पर जाना पड़ेगा। और ये चीज को मेंटेन कर पाने में अभी भारत पूरी तरीके से दक्ष हो नहीं पाया, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा जो जीएसएलवी प्रोजेक्ट है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से अब तक असफल रहा है। हालांकि ये फ्लाइट अभी तक सफल हुई है। ठीक है, तो इसी परिस्थिति में अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि निसार, जिसका मिशन जीवन काल 5 साल का है, 242 किलोमीटर के क्षेत्र और उच्च स्थानिक विभेदन के साथ पृथ्वी का अवलोकन करेगा। भू सर्वेक्षण या अवलोकन अगर हम लोग बात करें तो लगभग लगभग दोनों ही सेम टाइप के शब्द हैं। और ये रडार जो है बादलों को, धुएं को वनस्पतियों के माध्यम से एवं उपसतह दोनों परिवर्तन की निगरानी करने में सक्षम बनाएगा। और ये 2 आवृत्तियों के रडार वाला पहला प्रमुख पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। 2 आवृत्तियां मतलब जो अभी हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे।
एक इस बैंड के बारे में बात कर रहे थे और एक इस बैंड के बारे में बात कर रहे थे, तो ये दो आवृत्तियों या दो फ्रीक्वेंसी के बारे में देखने वाली मतलब एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये पहला उपग्रह होगा निसार। वहीं अगर दूसरी ओर देखा जाए तो अब इसके अन्य अगर तथ्यों पर ध्यान दिया जाए तो अन्य तथ्य इसके क्या है कि भाई इस पूरे के पूरे इस मिशन का जो पूरा लाइफ स्पैन है ये 5 साल का है। और एल बैंड और एस बैंड SAR के बारे में तो हम लोग बात कर ही चुके हैं, ठीक है। तो ये जो विशेष तौर पर टॉपिक था ये स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था, जबकि अभी अगर हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ें तो जो दूसरा टॉपिक है वो हमारा है रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित या रक्षा के संबंधों से संबंधित, जो सामान्य तौर पर बोला जा रहा है हमारे पास साइबर स्पेस और एम्फीबियस प्रोजेक्ट।